नमस्कार। आज आप सुनिए केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त का खंड 4। आइए प्रारंभ करते हैं। रूपा के पेट में बच्चा आया। 7 महीने बीत गए तो उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। घर का काम संभालने, रसोई पानी के लिए किसी एक औरत की ज़रूरत पड़ी, किंतु इस घर में रूपा के सिवाय दूसरी औरत थी ही कौन। पड़ोस की बड़ी बूढ़ी औरतों की सलाह तो मिल जाती, किंतु गृहस्थी के कामों में बड़ी अड़चन पड़ने लगी। रूपा का चौबे छपरा जाना इतने दिनों के लिए संभव न था। गृहस्थी में बच जाने के कारण वह घर से हटना नहीं चाहती थी। महीने भर में कटिया शुरू होने वाली थी। अंत में रूपा ने ओंकार के सामने गुंजा को बुलवाने की बात रखी। बड़ी बहन की ससुराल छोटी बहन कैसे आएगी? ओंकार ने कहा। इसमें हर्ज क्या है? रूपा बोली। ऐसा कभी हमारे घर में चलन न था। जो काम कभी घर में ना हुआ हो अब होगा ही नहीं। रूपा कुछ अचरज से बोली। इसमें कोई खराबी तो नहीं। छोटी बहन बड़ी बहन के ही तो पास आती है। दूसरा संभालने वाला है नहीं तो क्या किया जाए। जरा काम निकले। वहाँ लकीर के फ़कीर बनने से नुकसान के सिवा फ़ायदा तो नहीं होता। काका को समझाओ, वह मान जाए तो चंदन के हाथ बाबू के नाम एक चिट्ठी भेज दो। बात काका के कान में पड़ी। वह तो जैसे पहले से ही तैयार थे। सोचता हूँ चंदन के हाथ वैद्य जी को एक चिट्ठी भेजी जाए, पहले कुछ जवाब तो मिले। तो भेज दो। काका राजी हो गए। रूपा ने चंदन से ही चिट्ठी लिखवाई और दूसरे दिन भोर ही चंदन को चौबे छपरा के लिए विदा कर दिया। चंदन चौबे छपरा पहुंचा तो दिन के 10 बज गए थे। फागुन का पहला पखवाड़ा लगा था। धाम में गर्मी बढ़ जाने से प्यास भी बढ़ने लगी। घर के बाहर फूस की पलानी में ना बैठकर चंदन घर में घुस गया। निकसार से भीतर घुसते ही देखा किसी लड़की के साथ गुंजा ओखल में गेहूं कूट रही थी। देह पर का आंचल अस्त व्यस्त था। दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ मूसल नीचे गिरने को ऊपर उठा कि दरवाजे से घुसते चंदन पर निगाह पड़ गई। ऊपर से ओखल में गिरने वाला मूसल जल्दी में दूसरी लड़की के मूसल से लड़ गया। टक से आवाज़ हुई और गुंजा मूसल दीवार से टेक कर फुर्ती से आंचल ठीक कर भीतर घर में भागी। महतारी ओरियानी की छाँव में कचरी निकिया रही थी। पास जाकर बोली, माई, चंदन आए हैं। वैद्य जी की पत्नी ने निकसार की ओर आंखें घुमाई तो देखा चंदन खड़ा था। आओ आओ बचवा, अपने घर में लजाते क्यों हो? चंदन पास पहुंचा तो बगल में खड़ी हुई बसखट बिछाती हुई गुंजा बोली, बैठो। अरे बड़ी पागल है, तेरी बहन का देवर है, निखरे बैठाएगी। घर में से दरी चादर तो ले आ। नहीं, ऐसे ही ठीक है, कहता हुआ चंदन उस छोटी सी बसखट पर बैठ गया। पैर में कपड़े के जूते थे, लेकिन घुटने तक राह की धूल चढ़ गई थी। राह में धूल उड़ाते आए हो क्या? या राह चलने भी नहीं आता? धूल से तो गोड़ भर गए। गुंजा बोली। गुंजा की माँ ने टोका, खड़ी खड़ी बत कूचन करेगी या कुछ रस पानी भी लाएगी? हाँ, मुझे प्यास लगी है। जा जा जल्दी जा, इन्नार से टटका पानी खींच ला और रस बना। जाती हूँ, पहले बहिना का समाचार बता दो। गुंजा ने हट किया। नहीं, पहले टटका पानी ले आओ। चंदन ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अब गुंजा पर महतारी की डांट पड़ी। 14 की हुई, तनिक भी बुद्धि नहीं आई, हर घड़ी लड़कपन। चंदन की घूरती हुई गुंजा आंगन में पड़ी हुई डोर बाल्टी उठाकर बाहर निकल गई। लौटकर आई तो देखा माँ भीतर घर में है। मौका मिला तो बाल्टी में से एक चुल्लू पानी चंदन पर उछाल दिया। चंदन ने गुंजन को घूर कर सिर हिलाया। ले रस बना दे। भीतर से डलिया में चीनी लाकर खाट के पास रखती हुई माँ बोली और स्वयं सामने के घर में कुछ निकालने चली गई। लोटे में चीनी घोलती हुई गुंजा बोली, कैसे आए हो? विदाई कराने, चंदन ने कहा। विदाई कराने? गुंजा कुछ समझने की कोशिश करती हुई बोली, किसकी? ससुराल में किसकी विदाई कराने जाते हैं? बक। गुंजा कुछ लजाकर मुस्कुराने लगी। अब तक महतारी आ गई, बोली, बलिहार जाएगी? बलिहार? गुंजा कुछ अचरज से बोली, बलिहार क्या?
ले बहिना की चिट्ठी पढ़ ले। गुंजा महतारी के हाथ से जल्दी से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। पढ़ चुकने पर चंदन की ओर देखा तो वह बोला, मैंने क्या कहा था, हमारी बात तो तुम पतियाती ही नहीं। चल चंदन को खिला पिलाकर बाबू आते हैं तो पूछ के बलिहार जाने की तैयारी कर। आंगन में ओरियानी के नीचे वाले चूल्हे को लीप पोत कर गुंजा रसोई बनाने लगी और माँ चंदन से रूपा का समाचार विस्तार पूर्वक पूछने लगी। घर गृहस्थी कैसी चल रही है, अनाज की उपज पहले से कैसी है, काका घर में कैसे चल रहे हैं। चंदन उसी बंसखट पर दीवार के सहारे उठंग गया। नींद आ गई, नाक खर खर बजने लगी। रसोई हो गई तो गुंजा ने माँ को बताया और फिर चंदन को जगाने को कहा। चंदन को बड़ी जल्दी गहरी नींद आ जाती थी। पीठ टेकने को जगह मिली नहीं कि नींद आई और नाक बजने लगी। पास खड़ी हो गुंजा ने 2-3 बार चंदन को पुकारा, लेकिन चंदन की नाक पहले की तरह बजती रही। ना जाने इतनी ऊँघाई क्यों आती है। बिहार में आए थे तब भी यही हाल था, लगता है भांग का गोला चढ़ाए रखते हैं, गुंजा बोली। चंदन देह तोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। गुंजन ने लोटे का पानी हाथ में थमा दिया। आंगन की मोरी पर हाथ मुंह धोकर चूल्हे के पास रखे हुए पीढ़े पर चंदन बैठ गया। गुंजा रोटी सेकने लगी। माँ परसी हुई थाली में गुंजा के हाथ की सिकी रोटी चंदन की थाली में डालने लगी। तभी वैद्य जी आ गए। वैद्य जी ने चंदन को देखा तो कुछ घबरा कर पूछा, अरे कब आए, कुशल तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, अभी थोड़ी देर हुए आए, रूपा की चिट्ठी आई है, वैद्य जी की पत्नी ने कहा। क्या लिखा है? पहले कपड़ा उतारो फिर चिट्ठी पढ़ लेना, समाचार सब ठीक है। गुंजा की माँ के चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। वैद्य जी बाहर की ओसेर वाली में अपनी कोठारी में मरजई उतारने चले गए। चंदन खाकर उठने लगा तो गुंजन ने उसके दोनों कंधे दबाकर पीढ़े पर बिठा दिया और चट से थोड़ा सा भात और घी वाली कटोरी में दाल मिलाकर चंदन की थाली में उलट दिया। खाना खाकर चंदन हाथ धोने उठ गया। वैद्य जी कपड़े बदलकर निकसार में पड़ी चौकी पर आ बैठे। गुंजा, उसकी माँ और चंदन तीनों उनके पास आए। वैद्य जी ने चंदन को अपने पास चौकी पर बिठाया और गुंजा और उसकी माँ नीचे धरती पर बैठ गई। रूपा की माँ ने चिट्ठी वैद्य जी के आगे रख दी। चिट्ठी पढ़कर वैद्य जी ने पत्नी की ओर देखा। पत्नी चुप रही तो बोले, क्या सोचा है? हमको सोचना क्या है? तो हमें सोचना है रसोई पानी घर के काम का हाल तुम जानती हो, सोचूंगा मैं, यह सब तो चल ही जाएगा। गुंजा से भी पूछो, जाना तो इसी को है, सामने ही तो बैठी है, चिट्ठी भी पढ़ ली, तुम ही पूछ लो, वैद्य जी की पत्नी बोली। क्यों गुंजा, बलिहार जाओगी? भेजोगे तो क्यों नहीं जाऊंगी, गुंजा बोली। इधर निश्चय हुआ उधर गुंजा की सखियां और उनके घरों में बात फूटी कि गुंजा बहिनौरे जा रही। तब से सांझ तक गुंजा की सखी सहेलर उसे घिरे रही। सांझ को दरवाजे पर बैलगाड़ी लग गई। आंगन सखी सलेहर और भौजाइयों से भर गया। गुंजा जब बाहर गाड़ी पर चढ़ने वाली तो एक भौजाई बोली, ससुराल जा रही हो? बक। बैलगाड़ी के बीच में बाजार में बिकने के लिए 4-5 बोरों में चावल दाल रखे थे। आगे की ओर गाड़ीवान के पीछे गांव का बनिया बैठा था। बोरों के बाद में पीछे की तरफ गुंजा बैठ गई। चंदन पैदल चला। संग में कुछ दूर पहुंचाने को वैद्य जी चले। बबुआ तुम भी बैठ जाओ, गाड़ी आगे की ओर औलार है, गाड़ीवान ने कहा। चलो गांव के बाहर निकालो तो मैं भी बैठ जाऊंगा, चंदन ने कहा। गांव के बाहर तक गाड़ी पहुंचाकर वैद्य जी लौटने लगे तो उनके पैर छू चंदन भी गुंजा के बगल में बैलगाड़ी पर बैठ गया। सूर्यास्त होने में लगभग 2 घंटे की देर थी। चौबे छपरा के बाद पिपरी रोंटा के लिए जहाँ से राह मुड़ती वहाँ से बलिहार लगभग कोस भर पड़ता था। पैदल चलना हो तो उस राह को छोड़कर बलिहार के लिए तिरछी पगडंडी बनी गई थी। इससे दूरी भी कम हो जाती और समय भी कम लगता। किंतु जाना खेतों की मेड़ों से पड़ता। खेत पके होने से मेड़ों पर लटकी हुई गेहूं और जौ की बालियों के टुंड पैरों में चुभते, इसीलिए लोग छुआरी से ही जाना अधिक पसंद करते। चंदन चाहता था कि उतरकर पैदल ही चले, जिससे दिन डूबते डूबते गांव तक पहुंच जाए, किंतु गुंजा के कारण वह विवश था। बैलगाड़ी कछुए की चाल से धीरे धीरे चूं चूं चर चर करती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ीवान बैलों को पैना मारता,
किंतु लीकों में धूल हो जाने से चाल तेज नहीं हो पाती। पिपरौटास को मुड़ने के पहले ही गाड़ी के दाहिने पहिए का धुरा घिसा होने से निकलकर गिर गया। गाड़ी ने खट्टे से पहिया फेंक दिया। गाड़ी दाहिनी ओर ओररी की। चंदन फट कूद गया और गुंजा को बाह में पकड़कर नीचे खींच लिया। बीच में बैठे हुए बनिए की पीठ में थोड़ी सी चोट आई। बाकी गाड़ीवान और चंदन ने मिलकर गाड़ी उलटने से बचा ली। पूरा ठोकने और गाड़ी पर सामान ठीक करने में आधा घंटा और लग गया। गाड़ी चलने के पहले चंदन ने पूछा, गाड़ी में बैठने से तो गांव पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, पैदल चलोगी? हाँ हाँ चलो, मैं तो पहले ही कहने वाली थी, लेकिन सोचा। लाओ लाओ झोला हमें दो। नहीं नहीं, चलो, एक तो तुम लिए ही हो, ऐसी सुकुमार नहीं हो। बैलगाड़ी की राह छोड़कर नदी के किनारे किनारे आगे आगे चंदन, पीछे पीछे गुंजा चलने लगी। सूरज डूबने वाला था और अभी कोस सवा कोस धरती नापनी थी। अभी कितनी देर लगेगी? गुंजा ने पूछा। कम से कम 1 घंटा। अंजूरियाँ उग जाएगी तो थोड़ी चाल बढ़ाओ, गुंजा ने कहा। डर लगता है। हमें डर फर नहीं लगता, अगर तुमको छोड़ भाग जाऊं तो, चंदन ने कहा। मैं तो अकेली भी बलिहार पहुंच जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम लड़की हो या लड़का? दोनों। तो फिर चलो हमारी चाल से। और चंदन बेहद तेज चलने लगा। 2-3 मिनट तो गुंजा साथ देती रही, फिर चुपचाप राह पर बैठ गई। चंदन उसी रफ्तार में चला जा रहा। लगभग 100 गज निकल जाने पर मुड़कर देखा तो गुंजा उसकी ओर पीठ किए चुपचाप उड़ार पर बैठी। जय सिया राम, हे लड़का, बैठ क्यों गए? चंदन वहीं से चिल्लाया। गुंजा वैसी ही बैठी रही। 2-3 बार चंदन ने फिर आवाज़ लगाई, लेकिन गुंजा टस से मस ना हुई। हार कर चंदन वापस लौटा और पास आकर बोला, बस। हार जाने की खींच में गुंजा उठकर बोली, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आती। अच्छा उठो उठो, पहले ही थका दोगे तो बाकी राह कैसे चलूंगी? अब तेज नहीं चलूंगा, आगे आगे तुम ही चलो, कहते हुए चंदन ने गुंजा का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। तब वह उठी और आगे आगे चलने लगी। सूरज डूब गया, चांदनी की आभा छा गई। चंदन और गुंजा हरी धूप से भरी हुई कराइल माटी की कड़ी कड़ी चौड़ी छुरी से चलने लगे। बलिहार अभी लगभग 1.5 मील था। सप्तमी की चांदनी छुरी के दोनों ओर जौ और गेहूं के पक्के खेतों पर पूरी तरह छा गई। शांत स्थिर वातावरण में हल्के हवा के झोंके खेतों में खड़े अनाज पके डंठलों को लहराकर खनखना देते। दूर दूर तक फैले हुए करैल माटी के खेतों में बराबर ऊंचाई तक उगी हुई फसलों पर यदि थाली सरका दी जाए तो कुछ दूर तक बिना गिरे बलियों पर फिसलती चली जाए। ऐसे थे दूर तक फैले हुए पके चले अनाज के खेत, जिनमें जहाँ तहाँ खड़े छोटे छोटे बबूल के पेड़ पहरेदारों की तरह लगते। गुंजा गुंजा हूँ। थकान तो नहीं आई? आई भी हो तो क्या करोगे? थोड़ी देर सुस्ता लेंगे। बैठेंगे तो उठने को मन ना होगा। चंदन, ऐसी अंजुरिया में बैठने को मन नहीं करता। अगर तुम थके हो तो बैठ के सुस्ता लो। चंदन जोर से हंस पड़ा। इतना चलना तो मेरे लिए रोज का जलपान के बराबर नहीं। दुल्हन जब ब्याह के जाती है तो ससुराल पहुंचने पर डोली में से उतर के आंगन तक दोरी में ही डेग पड़ते हैं। संग में दूल्हा भी तो होता है, गुंजा ने धीरे से कहा। लेकिन इस समय तो पैदल हो। तुम कौन पालकी में सवार हो? क्या मैं तुम्हारा? ए चंदन, हवा का एक झोंका आया और सारी सरीह को लहरा गया। चंदन, मुझे प्यास लगी है। चलते चलते चंदन रुक गया। प्यास लगी है? और उसने गुंजा के चेहरे पर देखा। कनपट्टी से पसीने की लकीर चिबुक तक बह आई। आंचल पीछे सरक कर जूड़े में अटका हुआ, संवारे हुए घने काले बालों के बीच में झलकती हुई लंबी मांग। चंदन देखता ही रह गया। क्या देखते हो? देखता हूँ मैं तुमसे कितना ऊंचा हूँ। नाप लो, कहती हुई गुंजा चंदन के बगल में सट गई और अपने सिर पर हाथ रख चंदन का कंधा छूती हुई बोली, तुम्हारे कंधे से जरा सी बड़ी हूँ। चलो आगे, पाकड़ वाले इनार पर ढेकुर लगी है, पानी पियेंगे। वहाँ से क्षण भर में गांव है।
आगे छवारी की बगल में एक कुआं था और उसके बगल में एक पाकड़ का पुराना घना पेड़। धूप के दिनों में राही उसके नीचे विश्राम करते। कुएं की जगत लगभग कंधे भर ऊंची थी। गुंजा जगत पर चढ़ गई। चंदन ने पानी खींचा, गुंजा को पिलाया, फिर गुंजा ने चंदन को पिलाया। पानी पीकर तृप्त हो आंचल से मुंह पोंछती सामने खेतों की ओर देखती हुई गुंजा बोली, चंदन, अंजोरिये से यह सरेह कैसी लगती है? चंदन गुंजा की बगल में खड़ा हो बोला, तुम ही बताओ। जैसे ब्याही दुल्हन पियरी ओढ़े हो। कन्या बनाने का मन होता है? चंदन ने हंसते हुए पूछा। हट। पीछे से गुंजा के दोनों कंधे आगे की ओर ठेलते हुए चंदन बोला, तो चलो नीचे उतरो। दोनों थैले हाथों में ले आगे गुंजा और गुंजा के दोनों कंधों पर हाथ रखे चंदन उतरा। 10 कदम चलने के बाद चंदन ने गुंजा से एक थैला ले लिया। थोड़ी दूर चलकर गुंजा बोली, जब तुम पहली बार हमारे गांव आए थे तो तुम्हारी नाव पानी में किसने बहा दी थी जाना? किसी चुड़ैल ने ठेल दी होगी। मैं चुड़ैल हूँ? चलते चलते गुंजा रुक गई। अरे, तो तुमने बहाई थी? अरे क्या, मैं भी दशरथ से कहा था कि बहाने वाली जरूर कोई लुत्ती ही होगी। छपरा की लड़कियां, बाप रे। चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर तक उस सूने ताल की चांदनी में जैसे दोनों डूब गए। पैरों तले छवरी की हरी हरी कोमल धूप, आंखों के आगे देह मन को बांधने वाली सुखद शीतल चांदनी। चंदन और गुंजा अगल बगल चलते हुए कभी सामने कभी दाएं बाएं कभी एक दूसरे को देखते बड़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। चंदन, चंदन, अचानक गुंजा बोली, क्या है? हमारा मन उदासीगा तो हमें कुछ दिन को चौबे छपरा पहुंचा दोगे ना? ससुराल में किसी का मन उदासता है क्या? बक, हर घड़ी फक्कड़ की ही तरह बोलते हो। देखो ठीक से बोलो। हमारे रहते तुम्हारा मन उदासीगा नहीं। तुम हमारे हो कौन? गुंजा धीमे से बोली। मैं? मुझसे पूछती हो? अच्छा तुम ही बताओ, अगर इस समय कोई तीसरा आदमी तुमसे आकर पूछे कि मैं तुम्हारा कौन हूँ तो तुम क्या बताओगी? मैं? मुझसे पूछते हो? गुंजा भी वैसे ही मैं? मुझसे पूछते हो? गुंजा भी वैसे ही बोली। हाँ, तुम ही से पूछता हूँ। गुंजा रुक गई तो चंदन ने फिर पूछा, बोलो, बताती क्यों नहीं? यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, यह कैसे जानती हो? कहो तो अभी ताली बजाकर बुला दूँ। किसको? आगे जो छड़ी के किनारे बबूल का पेड़ देखती हो ना, उसी पर से एक आदमी को बुला दूंगा। चलो पास तो पहुँचे। उस पर कौन आदमी है? भूत। भूत? अरे बाप रे। गुंजा ने डरकर चंदन को कसकर पकड़ लिया। चंदन का आगे बढ़ना कठिन हो गया। बड़ी देर तक चंदन ने समझाया कि आगे चलो, भूत वहाँ नहीं है। मैं तो हंसी करता था। तब कहीं गुंजा ने उसे छोड़ा, लेकिन जब तक आगे वाला बबूल का पेड़ बीत न गया वह चंदन से एकदम सटकर चलती रही। बलिहार पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। राह में काका मिल गए, घर से खाकर खंड जा रहे थे। बड़ी देर कर दी, सवेरे आते, रात में क्यों आए? जाओ घर जाओ। घर में घुसे तो आंगन में रूपा ओंकार को खाना खिला रही थी। अरे गुंजा। झुककर गुंजा ने बहन बहन हुई दोनों के पांव छुए। रूपा ने छोटी बहन को अखबारी में भर लिया। रात में बड़ी देर तक गुंजा से रूपा बतियाती रही। गांव भर का समाचार पूछ गई और सवेरे मकान का एक एक कोना उसे गुंजा को दिखा दिया। गोइयां लकड़ी से लेकर तेल, नून, आटा, दाल के बर्तन तक गुंजा ने अपने हाथ से टोक टोक कर देख लिए। काका, पहुना, चंदन के खाने की बेला पूछ ली। चौका, बासन, रसोई, पानी, कूटने पीसने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। रूपा छोटी बहन की पीठ पर रहती। यद्यपि गुंजा उसे कोई भी काम न करने देती। सवेरे मर्दों को खिला पिला चौका बर्तन जाते पर पीसने बैठ जाती। पड़ोस की लड़कियों से मेल इतना बढ़ा कि जाते पर गुंजा के संग पीसते समय गीत गाने को भी ललच जाती। एक तो गुंजा का कंठ सुरीला था, गीत भी उसे बहुत याद थे। सो दोपहर में पड़ोस की लड़कियां जाते वाले असारे में अपने आप ही जुट जाती। घर में काम न रहने पर अक्सर उसे अपने घर खींच ले जाती। झूमर, कजरी, ब्याह, मांडो, सांझ, प्रभाती, जब जो मन में आया गुंजा के कंठ से फूट पड़ते।
अड़ोस पड़ोस के घरों में देखते देखते नेह छो इतना बढ़ गया कि गुंजा जैसे एकदम से बलिहार की बेटी हो गई। और रूपा घर की सारी गृहस्थी छोड़कर निश्चिंत हो ऊपर का इंतजाम देखती। खेत पक गए थे, कटिया शुरू हो गई। बलिहार की कटाई की मूठ और पंखा जवार भर में प्रसिद्ध थे। अन्य गांवों में कटाई 10 बोझ में 1 बोझ मिलती थी, बलिहार में 10 पंजे में 1 पंजा मिलता, जो बांधने पर लगभग 1.5 बोझ होता। इसी कारण 10-10, 15-15 कोस के बनिहार फागुन से कटाई समाप्त होने तक झुंड के झुंड बलिहार में आकर टिक जाते। उनके आने से गांव में रौनक और चहल पहल हो जाती। दिन रात खेतों की कटाई और बोझों के खलियान में ढुलाई लगी रहती। खेत पके नहीं कि लोग काटकर खलियानों में टलियाने लगाते, नहीं तो फगनाहट के झोंके डालों को झकझोर कर बालियों से दानों को खेत में ही छिटका देते। जौ गेहूं की खड़ी बालें टूट टूट कर खेतों में गिर जाती और चूहे अपनी बिल भरने लगते। ओंकार और चंदन भी अपने खेतों की कटाई में लगे। 15-15 बनिहार एक कतार में खेत काटते। ओंकार बनिहारों के साथ कटाई और बोझे बंधवाने में रहता। चंदन उनके संग खेत से खलियान तक दौड़ता। काका बैलों को सानी पानी और खलियान देखते। गुंजा और गर्भवती बहन गृहस्थी में रंग गई। परिवार का जीवन सुचारू रूप से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। फागुन की पूर्णिमा, धप धप सफ़ेद रात, खेतों से खलियान तक बोझों की ढुलाई का तींता लगा हुआ। रात के 12 बजे होली जलने वाली थी। रात को ही खाना खिलाते समय रूपा ने ओंकार और चंदन से पैरों में उपटन लगवाकर झिल्ली छुड़वा जाने को कह दिया। घुटने के नीचे से पूरा पैर, नहीं तो सबके अंगूठे की झिल्ली छुड़ाकर होली में डाल दी जाती थी। विश्वास था अगले साल की सारी तकलीफ़ें आग में जल जाती। कटाई में इतनी भीड़ थी कि चंदन और ओंकार घर आना भूल गए। 12 बजे होली जलने वाली थी। रात के 11 बज गए। गांव में बड़ी चहल पहल। जलाकर भूंजने के लिए लड़के लुकाड़ बना रहे थे। रूपा ने गुंजा को भेजा। गुंजा खलियान से ओंकार और चंदन को बुला लाई। पीतल की बड़ी कटोरी में सरसों का उपटन गुंजा ने सांझ को ही पीस कर रख लिया था। एक पैर में रूपा, दूसरे पैर में गुंजा। तो ओंकार ने हंसते हुए गुंजा को टोका, तुम चंदन को लगाना। ए पहुना, हंसी करोगे तो मैं घर में भाग जाऊंगी। अरे इसमें हंसी की क्या बात, आखिर उसको कौन लगाएगा? वो क्या, हमारे बखरा पड़े हैं? गुंजा बैठी हुई बोली, अगर पड़ जाए तो? मैं आ गई तो बैद जी का खानदान ही तुम्हारे घर आ जाएगा। रूपा बीच में ही बोल पड़ी। नहीं नहीं, ये तो रानी जी रजवाड़े जाएंगी, ओंकार ने मुंह बनाकर कहा। राजा रजवाड़ा ना सही, लेकिन तुम्हारे जैसे खेतीहर झंगाड़ के घर हमारी सुकुमार बहन नहीं आएगी। खाएंगे गेहूं, नहीं तो रहेंगे एहूं, समझे? भले दिया रहिए कुंवारी हो, हमारी बहन जाएगी कलकतिया कमासुत मर्द के घर। तभी चंदन ने आंगन में प्रवेश किया। ओंकार के पैरों की झिल्ली छूट गई। वह उठकर जाने लगा और चंदन को कहा, आ गया कि कागज में लपेटकर झिल्ली और काका के लिए अलग से थोड़ा उपटन लेता आएगा। भाई के चले जाने पर चंदन उसी खाट पर बैठ गया। लगा दे गुंजा, चंदन के उपटन, मुझसे बैठा नहीं जाता। कटोरी लेकर गुंजा ने चंदन के पैर पकड़ने को हाथ बढ़ाए तो उसने दोनों पैर मोड़कर ऊपर कर लिए। यह क्या? रूपा ने पूछा। तुम क्यों नहीं लगाती हो? गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन ने भौजाई से कहा। कमर दुख गई है, हमसे बैठा नहीं जाता। तनिक सर को, मुझे जरा ओंठकने दो। कहती हुई रूपा दूसरी खाट पर दूसरी ओर मुंह करके करवट लेकर लेट गई। ऐसे रूखर हाथों से कौन उपटन लगवाए? एक तो ऐसे ही खेतों में आजकल खूंटा खांटी गढ़ती है, ऊपर से गौड़ कौन छिलवाए? गौड़ तो है जैसे खरखरा, रगड़ जाए तो दूसरे की देह छिल जाए, लेकिन नखरा है राजकुमारी की तरह। जाओ ले जाओ, लयनू की तरह हाथ वालों से लगवाओ। उपटन की कटोरी पट से पटक कर गुंजा अलग बैठ गई। चंदन हंसते हुए गुंजा को अपने पैरों की तरफ आकर झिल्ली छुड़ाने के लिए उंगली से इशारा करने लगा। इसके आ जाने से बबुआ अगरा गए हो, नहीं तो दोनों जून चूल्हा फूंकना पड़ता, तब आंखें खुलती। रूपा लेटी हुई बोली, लगा दे गुंजा, इस बम्मड़ आदमी की बात क्या धरती है। गुंजा दोनों हाथों से चंदन के पैरों के
घुटनों से नीचे उपटन लगाने लगी। उपटन सुखाने के लिए जब तक वह पैर पर हाथ रगड़ने लगी तो चंदन के पैरों के बालों को रह रह कर खींच देती। चंदन एक दो बार सी सी करके रह गया, लेकिन बाद में रूपा से शिकायत की। देख लो बहू जी, क्या है, हम क्या करें, बाल सट जाते हैं तो। गुंजा बोली। सट जाते हैं, लासा है क्या? चंदन बोला। तो लो अपने से रगड़ के छुड़ा लो। गुंजा पीछे सरक गई। बहू जी छुड़ा दे गुंजा, देर हो रही है, रूपा बोली। झिल्ली छुड़ाकर गुंजा एक कागज में बटोरकर चंदन के हाथ में थमाकर उठने लगी तो कटोरी में से थोड़ा सा उपटन निकालकर चंदन के गालों में लगा दिया। मिलान करो इस रूखर हाथ से कि कौन ज़्यादा चिकना है। फुर्ती से कटोरी में से उपटन निकालकर चंदन ने लपक कर गुंजा का जूड़ा पकड़ लिया और उसके पूरी मुंह पर अच्छी तरह उपटन पोत दिया। बहिना, रूपा उठ बैठी। यह क्या रे, देख लो अपने देवर की करनी, तुम भी देख लो अपनी बहन की करनी। चंदन ने उपटन पुता हुआ अपना दाहिना गाल भौजाई के आगे कर दिया। रूपा हंसने लगी। आज ही फगुआ शुरू हो गया, अभी होली भी नहीं जली। रूपा देवर के गालों का उपटन अपने हाथ से छुड़ाने लगी। उधर गुंजा भी वहीं बैठकर दोनों हाथों से अपने मुंह का उपटन रगड़ रगड़ कर छुड़ाने लगी। चंदन का मुंह जब साफ हो गया तो वह गुंजा से बोला, कल बताऊंगा कि बलिहार का फगुआ कैसा होता है। उत्तन ने गुंजा ने बहन से छिपकर चंदन को अंगूठा दिखा दिया। रात अभी आधी बीती। पश्चिम की बारी में गांव जुट गया। होली की पूजा हुई, आग लगी। देखते देखते आग लिपटे चिटक चिटक कर आसमान छूने लगी। लुकाट जला। गांव के बड़े बूढ़े इस ताक में थे कि लड़के दूसरे गांव के सिवाल में बुझती हुई लुकाड़े ना फेंके। बाकी प्रौढ़ और जवान लाठी लिए इस पहरे पर थे कि दूसरे गांव वाले बुझती हुई लुकाड़े बलिहार की सीमा में ना फेंके। ऐसा विश्वास था कि अपने गांव की बुझती हुई लुकाड़ दूसरे गांव की सीमा में फेंक देने से नए साल का दुख दारिद्र दूसरे गांव में चला जाता है। इसीलिए हर गांव वाले इस रात को अपने अपने सिवानों की कड़ी निगरानी करते, लाठियों से लैस, क्योंकि कभी कभी दो गांवों में आपस में मारपीट हो जाती। गांव के बड़े बूढ़े इसी मारपीट को बचाने के लिए इस रात, विशेषकर जब गांव के लड़कों की लुकाड़े पूरी तरह भंजकर बुझ न जाती, जागते रहते। भोर हुई। गांव फगुआ खेलने में जुट गया। दिन भर के लिए कटिया बंद हो गई। लोग दूने उत्साह से होली में लग गए। चंदन लोगों के गिरोह में घर घर द्वार द्वार घूमता। पहले से ही उसने 8-10 लड़कों का एक दल बना लिया था और तय किया कि इस वर्ष कीचड़ मिट्टी गोबर से होली न खेलने का प्रचार करेगा। इसीलिए सबसे पहले इसके दल वाले गांव में घूमना शुरू हो गए। नौजवानों को हाथ जोड़ जोड़ कर समझाकर मना करते कि कीचड़ पाक की जगह होली रंग से खेली जाए। ना जाने कैसा जादू हुआ कि सदियों की यह कुप्रथा एकदम थम गई। हाथ में बाल्टी का रंग और टटके कसे बांस की पिचकारी लिए वह घर घर पद की भौजाई लगने वाली सभी औरतों से अपने दल के साथ होली खेल आया। फगुआ के दिन घर की औरतें इसी पाक पानी के डर से भीतर से किवाड़े सवेरे से ही बंद कर लेती। सो इस साल इस पर्व पर सभी ने जी भरकर होली खेली। गोबर पाक की जगह गलियों में लाल पीले हरे रंग फैल गए। गुंजा के संग में समौरिया लड़कियां भी दलों में होली खेलने निकली। घर घर जाकर क्यारी ब्यारी नंदे भौजाई होली खेलकर लाल पीले रंग से ऊपर से नीचे तक नहा गई। चंदन घर लौटा। भौजाई से अंगोछा मांगकर नदी में नहाने चला। बड़ी मेहनत से मल मल कर रंग छुड़ाया। देर से लोग तीर पर नहा रहे थे। धारा ना होती तो नदी का जल भी रंग जाता। लौटने लगा तो धूप चढ़ाई। दोपहर से बेग झुक गई थी। 3 दारे में गुंजा मिली। अरे, दिन भर फगुआ ही खेलती रहोगी, नहाना धोना ना होगा क्या? मैंने तो नहा लिया। क्या नहा लिया, अभी तो देह मुंह जस का तस लाल पीला है। ना जाने कैसा रंग है, छूटता ही नहीं। बलिहार का रंग जल्दी नहीं छूटता। चढ़ा तो चढ़ गया। बात फेंक कर चंदन आगे बढ़ा। पलड़े की ओट में रखी हुई बाल्टी में से 2 कटोरे चंदन की बनियान धोती पर पीछे से छप छप पड़ गए। चंदन पीछे मुड़ा तो गुंजा बगल में कतराकर झटके से दूसरे घर में भागी। लपक कर चंदन ने पकड़ लिया। बगल की घनौची पर भरी हुई बाल्टी रखी थी। पूरी की पूरी भरी हुई बाल्टी का जल गुंजा की देह पर हर हर महादेव, ऊपर से नीचे तक गुंजा सरोबार। कपड़े भीगकर देह से चिपक गए।
स्वस्थ मांसल देह के अंग प्रत्यंग निखर आए। लाज के मारे गुंजा वहीं सिकुड़ कर बैठ गई तो दूसरी बाल्टी बचा हुआ पीला रंग भी ऊपर से चंदन ने डाल दिया। गोरी देह पर पीला रंग और जम गया। अब उठो। बक बहिना, ए बहिनिया, गुंजा ने पुकारा। छोटी बहन की पुकार सुन रूपा घर में से आंगन में आ गई। ये क्या रे? देख लो चंदन की कन्नी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। नहा धो के आए तो हमको तुमने नासा, ऊपर से भौजी की दुहाई करती हो। कौन किससे कम है? उठ चल, मन ना भरा हो तो हंडे में रंग घोर के तुम दोनों को जी भर के छपक लो। गुंजा उठकर चली तो भीगी हुई फुफती फदर फदर करने लगी। भौजी, ये तो बाजा बजता है। जा जा इनार पर फिर से नहा। अब तो मैं नहीं जाता, गुंजा बबनी जाए। गुंजा इनार पर नहाने जाएगी? पागल हुआ है क्या? जा 2 बाल्टी पानी अपनी देह पर डाल लेना और 2 लेते आना, एक से ये नहाएगी। बाल्टी में पानी लेकर लौटा तो गुंजा आंगन में घनौची के पास प्रतीक्षा में बैठी थी। रूपा रसोई घर में थी। घनौची पर पानी रखकर दूसरी बाल्टी गुंजा के पास रखते हुए बोला, नहा लिया तो फगुआ खेलने की सुधी आई। तुमसे खेले बिना मेरा फगुआ कैसे पूरा होता? तभी काका खाने को भीतर आ पहुंचे। अभी मत खाना, मैं नहा कर आती हूँ तब परोसूंगी। तब तक काका को खाने दो, वह बोली। चंदन काका के पीछे पीछे चौके के आगे वाले ओसारे में उनके लिए पीड़ा पानी रखने चला गया और गुंजा फुर्ती से नहाने लगी। सांझ के 4 बजे से ही लाल और ढोल लिए फगुआ गाते गांव के लोगों के झुंड द्वार द्वार घूमने लगे। चेहरे और शरीर अबरक पड़े, गुलाबी हरे लाल अबीर से रंगे हुए। कभी किसी द्वार पर भीतर से औरतें गीला रंग भी फेंक देती, नहीं तो अबरक मिला हुआ अबीर धुएं की तरह मंडली के माथे पर उड़ता रहता। बम बोले बाबा कहवा रगबल पगारिया। चंदन के द्वार मंडली पहुंची थी। भीतर से अड़ोस पड़ोस की लड़कियों के साथ गुंजा भी झांक रही। पीछे से गांव की लड़कियां रह रहकर उसे बाहर ठेल देती। चंदन सामने से देख रहा, गौनाई चल रही थी। अंतिम बार गाने वाली नवी जोश में आ गए। घुटने के बल बैठकर द्वार की ओर हाथ बढ़ाकर बोले, कमल दल खोल तनिक हंसी के बोल। उसके बाद 2 और 1 दल आए। अंत में नाच का दल आया, जोगीड़ा गाने वालों का। पूरब टोल का उत्तिमा गोड़ लौंडा नचनिया बना था। मऊक साला साड़ी पहनकर, पाउडर पोत, मुंह पर चमकती हुई बिंदिया और ललाट पर टिकुली लगाए, मांग में सेनुर भरे, पैरों में शेर भर के घुंघरू, पीछे गिरगिराहट ढोल झाल लिए और इन्हें घेरकर चलते हुए गांव के 50 लड़के घूमते हुए चंदन के द्वार पर गोल। ढोल तड़तड़ा उठा। जोगिड़ा की बोल फूटी, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी, जोगी जी नदी के तीरे तीरे, जोगी जी। और उत्तिमा बीच की खाली जगह में जोगिड़े की अंतिम बोल पर घडारी की तरह फुर से सरक कर नाचने लगा। घुंघरुओं की आवाज़ पर ढोलक ताल देने लगा। जोगिड़ा चलता रहा। 45 वर्ष का बूढ़ा उत्तिमा ढोल की ताल पर छूटता है तो नए नाचने वाले लौंडे भी मात हो जाते। देह की सुधी बुद्धि ना जाने कहाँ चली जाती। बस घंटे भर चिलम का दम मिलता जाए। मेरे हुए चेहरे पर पसीने की लकीरें पाउडर को धो देती, लेकिन मुंह पर भरे हुए पान के बीड़े देह में चाबी भरते। गांव में 2-3 नचनियां और हैं, लेकिन उत्तिमा की बराबरी करने वाला अभी तक कोई लौंडा नहीं निकला। नाच खत्म हुआ। फाटक के पीछे झांकती हुई दर्जनों औरतों के पास घुंघरू झंझनाते हुए उत्तिमा पहुंचा और ढोल बजाने वालों के सिर का अंगूछा खींच दोनों हाथों से पकड़कर फांड बना सामने फैला दिया। पुआ और पूड़ियों के गड्ढ अंगूछे में पड़ने लगे। उत्तिमा छन छन करता हुआ दूसरे द्वार की ओर बढ़ा। पीछे पीछे नच देखुओं का झुंड हंसता गाता शोर मचाता। काका इसे शुरू से ही मानते हैं। आज के दिन इसे 1 रुपया देते हैं। पिछले 3 साल से हुम चौवा बोझा भी देने लगे हैं और उत्तिमा काका से ऐसे बतियाता है जैसे मेहरारू अपने मर्द से। गांव के सभी लोगों को वह नाम से पुकारता, लेकिन काका से ऐसे लजाता कि दूसरों के सामने उनसे कभी बतियाता तक नहीं, नाम लेना तो दूर। इनके दरवाजे से जैसे नाच कर आगे बढ़ा कि काका आते हुए दिख गए। भीड़ में किसी ने बोल दिया, उत्तिम तुम्हारे भतार आ गए। उत्तिमा चलते चलते ठमक गया।
सामने जो काका को देखा तो साड़ी का पल्ला खींचकर फुर्ती से घूंघट काट लिया। गोल रुक गया। ढोलक वालों ने तड़ तड़ ढोल पीटा। उत्तिमा के घुंघरू झंझना उठे। बिजली की गति से उत्तिमा गोलाई के महीन काट से ठुरकने लगा और गीत। काका ने धोती के फेंटे में बंधा 1 रुपया निकालकर सामने किया। अब मान जाओ जोगी जी, कोई चिल्लाया। अजीब मुस्कुराहट से घूंघट निकाले हुए उत्तिमा काका के आगे थिरकने लगा। काका ने रुपये का निचला कोर पकड़ा, खड़ा करके उत्तिमा के आगे बढ़ा दिया। जोगी जी हाथ न छूना। उत्तिमा ने 2 उंगलियों से थोड़ा सा घूंघट हटाकर काका के बढ़े हुए हाथ में चांदी के रुपये को तिरछी आंखों से देखा। फिर बड़े अंदाज से बचाते हुए काका की उंगली छुए बिना उत्तिमा ने रुपये पकड़ा। काका ने रुपये छोड़ा। उत्तिमा की कलाई लाश से छूटकर झटके से अपनी कलाई छुड़ा। गाती हुई उत्तिमा पीछे मुड़ा। सैया मोरा नादान रे, पकड़ी मोरी कलैया। एक साथ हंसती हुई भीड़ बोली, वाह जोगी जी क्या काट है। ढोल 5-7 बार टनक गया। गोल आगे बढ़ गया। काका घर चले आए।